मैं आपका जीतू राजस्थान जयपुर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पीछे की 2 क्लासेस के अंदर देखा था कि भारत के अंदर मध्यकालीन भारत में किस प्रकार से मुस्लिम सत्ता आई थी, किन किन शासकों ने आक्रमण किया था और कैसे कैसे भारत के अंदर मुस्लिम आक्रमण हुए थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और सबसे पहले किस वंश ने भारत पर यदि वंशानुगत शासन किया तो वो वंश था गुलाम वंश। उस वंश का क्या नाम था? गुलाम वंश। इस गुलाम वंश के बहुत से नाम हैं, जिसके अंदर इस गुलाम वंश को हम दास वंश भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है दास वंश। और इसका एक और नाम हम देखते हैं, मामूलक वंश। दूसरा क्या नाम है? मामूलक वंश। इस वंश का एक नाम दास वंश, एक नाम मामूलक वंश। और इस वंश का शासनकाल जो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक का है। अब देखो, अलग अलग समय के अंदर भारत के अंदर, वैसे मध्यकालीन भारत के अंदर 1206 से लेकर 1526 तक का शासनकाल एक अलग ही टाइम पीरियड कहलाता है, क्योंकि 1206 से पहले भारत के अंदर अलग लोगों ने शासन किया था। और 1206 से लेकर 1526, क्योंकि 1526 में के बाद तो भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। 1526 के बाद तो हम भारत में मुगल वंश, जो कि एक अलग ही टाइम पीरियड होता है। और उससे पहले का हम एक अलग 1206 से लेकर 1526 तक का टाइम पीरियड हम एक अलग अवधि के दौरान पढ़ते हैं। 1206 से लेकर 1290 तक तो शासन था गुलाम वंश का। और 1206 से लेकर 1290 के अंदर मध्यकालीन मुसलमान सरदारों ने शासन किया था। और गुलाम वंश का एक प्रथम शासक जिसने शासन किया था, वो टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1210। अब देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि मोहम्मद गोरी, जिसने भारत पर आक्रमण किया था 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, इस प्रकार से उसके साथ बहुत से शासक आए, सेनापति थे, जिन्होंने भी भारत के अंदर उनका भी योगदान था। और इस दौरान भारत पर धीरे धीरे मुस्लिम आक्रांताओं की संख्या बढ़ती गई थी। और उसमें भारत मोहम्मद गोरी के साथ उनके बहुत से गुलाम भी साथ थे, जिनके अंदर महत्वपूर्ण नाम एक आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। शासक का क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा भी मोहम्मद गोरी के 5 और शासक थे, 5 और जो सेनापति थे, उन्होंने भी मोहम्मद गोरी के साथ है, जिसके अंदर जैसे हम मोस्टली पढ़ते हैं तो बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा था, वो बख्तियार खिलजी भी कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम ही था। इस प्रकार 3 और अलग थे, जिसमें से सबको अलग अलग सूबेदारी प्रदान की गई थी। इसमें से एक को, जहां का मोहम्मद गोरी शासक था, कहां का शासक था? गजनी का। इनमें से एक को गजनी का शासक ना दिया तो वह वहीं पर जाके रुक गया, अपना साम्राज्य गजनी तक सीमित करके वहीं पर रुक गया। और एक को शासक बना दिया था बंगाल का, तो वह अपने एरिया के अंदर सीमित था। और एक को हम पूर्वी भारत का एक को अलग से सेनापति नियुक्त कर देते हैं। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ये तो अपने साम्राज्य तक सीमित हो गया, ये तो आना नहीं था। बंगाल बहुत दूर पड़ता था और पूर्वी भारत भी उससे भी आगे पड़ता था, इसलिए इनका तो कोई खास एक बार इनका रूल नहीं था। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी बख्तियार खिलजी, क्योंकि बख्तियार खिलजी भी अपने टाइम का एक बहुत शक्तिशाली था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले क्या काम किया? बख्तियार खिलजी को मरवाया। बख्तियार खिलजी को मरवाने के बाद जो बख्तियार खिलजी का एरिया था, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में आ गया। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे बड़ा शासनकाल हो जाता है। और हम इस वंश को एक दूसरा नाम भी पढ़ते हैं, इस वंश का एक और नाम है, वो है इलबारी वंश। देखो, इलबारी वंश का दूसरा क्या नाम है? इलबारी वंश। इलबारी वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक इलबारी जाति का था, इसलिए इसने इस वंश का नाम इलबारी वंश भी रखा था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान कभी नहीं घोषित किया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का
कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए उसने अपने आप को हमेशा गुलाम ही माना था और उसने कभी भी अपने आप को कभी सुल्तान घोषित नहीं किया था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो जिस वंश की स्थापना की थी उस वंश का क्या नाम है? गुलाम वंश। अब देखो, गुलाम वंश की स्थापना इस तरह से भारत के अंदर गुलाम वंश की स्थापना होती है और गुलाम वंश की स्थापना का टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290 तक का शासनकाल कहलाता है गुलाम वंश। और इस गुलाम वंश के अंदर टोटल 12 शासकों ने शासन किया था। कितने शासक थे? टोटल 12 शासकों ने शासन किया था। चाहे एक दिन भी शासन करे वो हमेशा शासक ही कहलाता है। लेकिन प्रमुख थे 4 ही शासक थे जिन्होंने काफी लंबे समय तक, चाहे 4 साल, 5 साल, 25 साल तक जिसने शासन किया था, उनमें से महत्वपूर्ण है 4 ही शासक। एक बार वापस देखो, गुलाम वंश जिन्हें हम दास वंश भी कहते हैं, जिसे मामूलक वंश के नाम से भी जाना जाता है और इलबारी वंश के भी नाम से जाना जाता है। इलबारी वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि खुद स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक इलबारी जाति का था, इसलिए इसने इस वंश को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इलबारी वंश के नाम से भी इस वंश का नाम रखा था। अपने आप को कभी सुल्तान घोषित नहीं किया था क्योंकि ये अपने आप को मोहम्मद गोरी का गुलाम मानता था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी और अपने आप को मानता था हमेशा गुलाम। ये इसके समय में अलग अलग सेनापति थे जिसने मुहम्मद बख्तियार खिलजी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने मरवाया था। और इनकी हम अब आगे देखेंगे कि इसने भी आगे जब युद्ध हुआ था, तराइन का तरती युद्ध 1526 के अंदर, तब यही आया था गजनी से, इसको भी मरवा दिया था। और एक को पूर्वी भारत में था उसको भी मरवा दिया था। और एक को जब पंजाब की सूबेदारी दी गई थी उसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने मरवा दिया था। अब देखो, अब हम पढ़ते कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि उसने क्या क्या किया था, किस किस नाम से उसको जानते हैं और कैसे कैसे उसने शासनकाल किया था। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक को, वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बहुत सारे उपनाम हैं। उपनाम के अंदर एक हम इसे कहते हैं चंद्रमा का देवता। एक इसका क्या नाम है उपनाम? चंद्रमा का देवता। एक इसे कहते हैं हम लाख बख्श। लाख बख्श क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था। एक इसे हम कहते हैं पीत बख्श, क्योंकि ये हाथियों का दान करने वाला भी यही शासक था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बहुत सारे उपनाम हैं। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के हम उपनाम देखते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के उपनाम के अंदर हम एक बार देखते हैं, इसे कहते हैं हम चंद्रमा का देवता। किस नाम से जानते हैं इसको? चंद्रमा का देवता। एक हम इसे कहते हैं कुरान बख्श। कुरान बख्श नाम इसका क्यों पड़ा? कुरान बख्श नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये छोटा था तो इसकी आवाज अत्यंत सुरीली थी और ये बहुत ही अच्छी कुरान जानता था, ये कुरान का अच्छा ज्ञाता था, इसलिए इसको हम कुरान बख्श के नाम से भी जाना जाते हैं। और एक इसका नाम है लाख बख्श। एसएससी में बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि लाख बख्श किसे कहते हैं। लाख बख्श कौन था? गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था इसलिए हम इसे लाख बख्श भी कहते थे। और ये तो हो गए इसके उपनाम। अब देखो, इसने किस किस का निर्माण करवाया था, क्योंकि इसके निर्माण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या क्या था? चंद्रमा का देवता भी इसे कहते हैं, कुरान बख्श भी इसे कहते हैं और लाख बख्श भी कहते हैं। कुरान बख्श इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुरान बचपन में जब छोटा था तो इसकी आवाज़ अत्यंत सुरीली थी और ये बहुत अच्छे कुरान का जानकार था, इसलिए इसका नाम कुरान बख्श पड़ा था। लाख बख्श क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला, इसलिए से लाख बख्श भी कहते हैं। और ये हाथियों का दान करता था। एक बात और, हाथियों का दान करता था, इसलिए इसे पीत बख्श भी कहते हैं। क्या क्या उपनाम थे? चंद्रमा का देवता, कुरान बख्श, लाख बख्श और हाथियों का दान करने वाला पीत बख्श भी इसके उपनाम थे। अब देखो, जब ये अच्छी तरह से अपना शासनकाल संभाल रहा था तो इसके दौरान इसने बहुत सी इमारतों का भी निर्माण करवाया था। वो सब हम इमारतों में देखते हैं किस किस का निर्माण करवाया था।
और एक बात और, इसने अपनी राजधानी लाहौर रखी थी। एक नंबर बात, इसकी राजधानी, इसने अपनी राजधानी को रखा था लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी रखी थी लाहौर। क्या पढ़ते हैं हम? कुतुबुद्दीन ऐबक। बारह सौ छह से लेकर 1210 तक का इसने अपनी राजधानी को रखा था लाहौर। और इसने किन किन इमारतों का निर्माण करवाया था? इसके अंदर एक है कुवैत उल इस्लाम, कुवैत उल इस्लाम इसने मस्जिद बनाई थी। और इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है ये भारत की पहली मस्जिद है। हालांकि मानते हैं कि हाँ ये भारत की पहली मस्जिद है, लेकिन इससे पहले भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर एक राज्य पड़ता है केरल। दक्षिण भारत के अंदर एक राज्य पड़ता है केरल। केरल के अंदर एक जिला है त्रिशूर। केरल के जिला क्या नाम है? त्रिशूर। उस केरल के अंदर चेरामन ने एक मस्जिद बनवाई थी। हालांकि ये भारत में पहला धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है इस त्रिशूर स्थित मस्जिद को। ये भारत में त्रिशूर स्थित मस्जिद को हम धर्मनिरपेक्षता का पहला उदाहरण मानते हैं। अब देखो भाई, प्रथम मस्जिद मान लेते इसको बनवाई थी, लेकिन अब इस मस्जिद को बनाया था 6वीं शताब्दी के अंदर। इस मस्जिद का निर्माण करवाया था 6वीं शताब्दी में, इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब आप कहोगे कि 6वीं शताब्दी के अंदर इस मस्जिद का निर्माण कैसे करवा दिया था? क्योंकि उस समय तो कोई मुस्लिम हलचल भी नहीं थी। और 712 ईस्वी के अंदर जब आक्रमण हुआ था, अरबों का प्रथम आक्रमण हुआ था, उससे पहले भी भारत के अंदर कोई भी मुस्लिम कोई जानकारी भी नहीं थी। तो कैसे भारत के अंदर चेरामन ने प्रथम मुस्लिम मस्जिद का निर्माण करवा दिया था? देखो हुआ क्या था, ये किसके समकालीन था? मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब। उन हजरत मोहम्मद साहब के समकालीन था ये। और ये जब उनके बारे में सुनता है चेरामन तो उनसे बहुत प्रभावित होता है और ये सोचता है उनसे मिलने जाने के लिए कि भाई ईरान के अंदर ऐसा कोई सूफी संत है जो ऐसा ऐसा है। तो उसके बारे में जब चेरामन उनसे मिलने जाता है और जाते वक्त अपने सैनिकों के कर जाता है कि मैं यहाँ वापस आऊं तो यहाँ आकर मेरी एक मस्जिद बना देना, मैं वहां पर पूजा पाठ करूंगा। फिर मान लो यदि मैं वापस नहीं आऊं फिर भी मेरे लिए एक मस्जिद बना देना। तो ये वापस रास्ते में आते समय इसकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है और वहां पर एक मस्जिद बना दी जाती है जो कि केरल के त्रिशूर के अंदर है, जो कि भारत की प्रथम मस्जिद है। हालांकि वैसे हम भारत की प्रथम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुवैत उल इस्लाम मस्जिद को ही मानते हैं। लेकिन मान लो जब सही डिटेल में जाते हैं तो प्रथम मस्जिद कौन सी है? चेरामन के द्वारा निर्मित त्रिशूर जिले के अंदर, केरल राज्य के अंदर स्थित उस मस्जिद को भारत की जो 6वीं शताब्दी के अंदर बनाई गई थी, ये भारत की प्रथम मस्जिद थी। ठीक है। और कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवा दिया। तो अब एक महत्वपूर्ण है कुतुब मीनार। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं करवाया था, इसने इसका निर्माण कार्य केवल प्रारंभ करवाई थी। निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उस निर्माण को पूरा किया था इसने अजमेर स्थित, जो अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद बनवाई थी। हालांकि कहा जाता है कि ये पहले एक संस्कृत पाठशाला थी, जो कि विग्रहराज चतुर्थ, जो कि अजमेर के अंदर एक शासक था विग्रहराज चतुर्थ, उसने यहाँ पर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। और उसी संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। ये तो थी इसकी स्थापत्य कला के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने
किन किन बातों का, किन किन स्थानों पर इनका निर्माण करवाया था, यह आता है इसके अंदर। आगे देखो, अब 1206 से 1210 के अंदर, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय। में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय, चौगान घोड़े के साथ खेला जाता है और घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और इसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, उसने शासनकाल किया था 1210 से लेकर 1210 तक की। उसने कोई खास काम नहीं किया था, आराम सा नाम था आराम सा, नाम आराम सा, काम भी किया आराम, उसने कुछ भी काम नहीं किया था। और उसी के समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसी के समय बंदायूं का सूबेदार था। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बंदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश को इस बात का पता चला कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो चुकी है और आराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया है, वहां के जितने भी सामंत थे उन्होंने इसको गद्दी पर बैठा दिया था, तो इस बात को इल्तुतमिश को बुरा लगा। इल्तुतमिश ने कहा, जब इस वंश का नाम ही गुलाम वंश है, भाई जब इस वंश का नाम ही गुलाम वंश है तो आप इस वंश को वंशानुगत कैसे बना सकते हो? इसका गुलाम ही आगामी गद्दी पे बैठेगा। इसलिए अब इसका नेक्स्ट शासनकाल जो संभालता है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सबसे ज्यादा शासनकाल संभाला था, जिसका टाइम पीरियड है 1210 से लेकर 1230 ईस्वी तक का। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेकर 1230 ईस्वी तक का। देखो, 1206 से लेकर 1290 तक तो पूरा गुलाम वंश चल रहा है और अब 2 नंबर पर शासन करता है। वैसे 3 नंबर है, क्योंकि 2 नंबर पर तो आराम सा था ही, लेकिन कुछ खास काम नहीं था, इसलिए हमें उसको नहीं पढ़ते हैं। और शासनकाल संभालता है इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश था कौन? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बंदायूं का सूबेदार था। कहां का सूबेदार था? बंदायूं का सूबेदार था। और इल्तुतमिश ने जो आराम सा था, आराम शाह को मार करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश। सन 1210 ईस्वी के अंदर इल्तुतमिश आराम शाह को मार करके और इसकी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की गद्दी पर बैठता है और आगे से शासनकाल इल्तुतमिश संभालता है, जिसका टाइम पीरियड होता है 1210 से लेकर 1236 तक। सबसे लंबा शासनकाल गुलाम वंश के अंदर हम इसी का ही मानते हैं, इल्तुतमिश का। ये बंदायूं का सूबेदार था। अब ये भी अपने गुलाम के प्रति इतना ही वफादार था, तो इसने क्या किया था? जो गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण का इरादा रखा था, कुतुब मीनार, जिस कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आधा छोड़ा था, उस कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले उसने उसको पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले उसने पूरा करवाया था। और जैसे ही मान लो इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता था, इल्तुतमिश बहुत उस समय का बहुत पराक्रमी शासक था। और उसने क्या किया था? जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा था तो उसने अपने ही शासनकाल के जो 40 बड़े बड़े जो अधिकारी थे, बड़े बड़े व्यक्ति थे, उनको संगठित करता है। मान लो उस समय के चाहे सेठ मान लो, चाहे सेनापति मान लो, उन सबको संगठित करता है और संगठित करके एक गठन का निर्माण करता है जिसे कहते हैं तुर्क ए चहलगान। क्या नाम है? तुर्क ए चहलगान। ये तुर्क ए चहलगान क्या था? जो कि इस्लाम धर्म को ज्यादा मानते थे। पूरा का पूरा ये तुर्क ए चहलगान इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग चलता था। जो इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये तुर्क ए चहलगान चलता था और इसी के अनुसार इल्तुतमिश चलता था। तो तुर्क ए चहलगान का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। बहुत बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि तुर्क ए चहलगान था क्या? 40 लोगों का संगठन था जो
इल्तुतमिश के समय के अंदर जो बड़े बड़े व्यक्ति थे उनका संगठन था तुर्क चेलगान के नाम से, और इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। ठीक है, यहां तक। अब आगे देखो एक नाम होता है इक्ता प्रणाली। क्या नाम आता है? इक्ता प्रणाली। अब देखो इक्ता प्रणाली होती क्या है, परीक्षा में पूछते इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी? इक्ता प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली होता क्या है? काम के बदले, मान लो किसी ने काम किया तो काम के बदले वेतन नहीं दे करके उसको जमीन दे देना। काम के बदले वेतन नहीं दे करके जमीन देने की प्रथा को इक्ता प्रणाली कहते हैं। काम के बदले वेतन नहीं देकर जमीन देने की प्रणाली को क्या कहते हैं? इक्ता प्रणाली कहते हैं। और इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। इल्तुतमिश बंदाई का सूबेदार था। एक नंबर बात, इसने आराम शाह को मार करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, और सबसे पहले जिस कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने आधा बना करके छोड़ दिया था, उस कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। और तुर्क चहलगान अपने ही 40 लोगों को संगठित करके तुर्क चहलगान का गठन किया था और इक्ता प्रणाली को लागू किए थे इसी इल्तुतमिश ने। अब आगे देखो इसने क्या क्या काम किए थे। इसने सिक्के चलवाए थे। एक सिक्के का नाम है जित्तल, जो सिक्का था तांबे का। भाई अपना शासनकाल के अकॉर्डिंग कुछ तो अपने अनुसार करेगा ही। और एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था टंका। टंका सिक्का था चांदी का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिक्के चलवाए। एक था जित्तल जो तांबे का था, और एक था टंका जो चांदी के सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाए थे। और इल्तुतमिश ने क्या क्या काम करवाए थे। और जब हम आगे पढ़ेंगे बलबन, वो बलबन इसी के समय में जब ये बंगाल और बिहार के अभियान पर था तो इसने बलबन को वहां से खरीदा था। और ये बलबन एकदम साधारण आदमी था। एक साधारण आदमी था बलबन, जो कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान आया कहीं से नहीं था, इसने इसको खरीदा था। ये शुरुआत में एकदम साधारण था, फिर कुछ दिनों बाद सेना में भर्ती होकर सैनिक बन गया, और सैनिक से फिर सेनापति बन गया। अपने खुद के दम पर सेनापति बन करके फिर जैसे मान लो 15-20 जो टुकड़ियां होती है उनका फिर एक बड़ा बन गया। और फिर जितने भी जैसे मान लो हाथी है, घोड़े, जितनी भी सेना होती है उन सभी का प्रधान बन गया था। कौन था वो? बलबन। और इस बलबन को इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक उपाधि दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको एक उपाधि दी थी, उसका नाम है आमिर ए अबूर। क्या नाम है? आमिर ए अबूर। होता क्या है ये? आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, उसके अंदर जो कट्टापा होता है कुछ नहीं होता है, वो आमिर अबूर होता है कि वो सभी का प्रधान सेनापति होता है। वो सभी का जितनी भी सेना है, चाहे वो घुड़सवार है चाहे वो पैदल सवार है, जिस सभी का प्रधान होता है वो कौन होता है? बलबन होता है, जो जिसने अपने दम पर इल्तुतमिश के शासनकाल के अंदर इतने बड़े पद पर पहुंचा था। वो तुर्क चेलगान का भी सदस्य रह चुका था, इसलिए इल्तुतमिश पर बलबन का भी बहुत अधिक प्रभाव रहता है। और देखो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान क्या क्या हुआ था। अब एक देखो, अब आगे बात आती है सन 1215 ईस्वी। सन 1215 ईस्वी के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण वार होती है, उसका नाम है तराइन। तराइन का तृतीय युद्ध, क्योंकि दो युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी ने लड़ दिए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तभी तराइन का तीसरा युद्ध, वही तराइन हरियाणा वाला, क्योंकि हरियाणा वैसे भी युद्धों की स्थली है। चाहे कुरुक्षेत्र ले लो, चाहे पानीपत ले लो, चाहे तराइन ले लो, सभी वहीं पे लड़े जाते हैं। इसलिए एक युद्ध हुआ था तराइन का तृतीय युद्ध सन 1215 ईस्वी। हम पढ़ रहे थे इल्तुतमिश इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक का शासनकाल, और इसके समय होता है तराइन का तृतीय युद्ध। अब तराइन का तृतीय युद्ध कौन करता है?
बात है सन 1215 ईस्वी की। 1215 ईस्वी के अंदर तराइन का तरती युद्ध होता है। करता कौन है? एल्दोज। देखो एल्दोज है कौन? जो मोहम्मद गोरी के 5 उस समय बड़े बड़े जो गुलाम थे उनमें से एक है एल्दोज, जिसको गजनी सौंपा था एल्दोज। तो तराइन का तरती युद्ध किन किन के बीच हुआ था? एक तो एल्दोज वर्सेस इल्तुतमिश। एल्दोज ने क्या कहा था कि भाई मोहम्मद गोरी ने भी वहां से अपने संचालन किया था भारत पर, तो मैं भी गजनी से भारत पर संचालन करूंगा। तो इल्तुतमिश ने सोचा ये क्या हो गया भाई, मैं तो यहाँ पर तो इतना कर रहा हूँ, इसका तो कोई सारांश ही नहीं है, मैं अपना यहाँ पर यूं ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने कहा भाई आजो, तो दोनों कहाँ आ जाते? तराइन में। तराइन के अंदर दोनों के मध्य युद्ध होता है और इल्तुतमिश इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। हालांकि गजनी तक वापस इल्तुतमिश नहीं चाहता कि भाई मैं मेरा साम्राज्य आगे गजनी तक बढ़ा लूं, इसकी उसकी कोई कुछ नहीं किया था। इतना है कि तराइन का तरती युद्ध किन किन के बीच होता है? एल्दोज वर्सेस इल्तुतमिश के बीच। तराइन का तरती युद्ध किन किन के बीच होता है? एल्दोज वर्सेस इल्तुतमिश के बीच। इल्तुतमिश जीत जाता है और एल्दोज इस युद्ध के अंदर मारा जाता है। अब इसका एक और अभियान होता है। अभियान के दौरान हम देखो क्या पढ़ते हैं। एक और इसका जो शासक था जिसे पंजाब की सूबेदारी सौंपी गई थी, मोहम्मद गोरी के द्वारा सौंपी गई थी, उसने भी सोचा कि भाई एल्दोज द्वारा है, क्यों ना हम भी कुछ करें। तो उसने भी क्या किया था? पंजाब की सूबेदारी सौंपी गई, उसका नाम था कुबाचा। पंजाब का सूबेदार था, उसका नाम था कुबाचा। तो हुआ क्या था? कुबाचा ने भी इल्तुतमिश के अगेंस्ट युद्ध कर दिया। कहाँ का सूबेदार था ये? पंजाब का सूबेदार था, उसका नाम था कुबाचा। इसने इल्तुतमिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस युद्ध में भी इल्तुतमिश जीत जाता है। कुबाचा इल्तुतमिश से इतना डर जाता है कि ये आगे जाते समय सिंधु नदी के अंदर, सिंधु नदी में कूद करके अपनी जान दे देता है। कुबाचा पंजाब की सूबेदारी थी इसके समय। किसने दी थी पंजाब की सूबेदारी? मोहम्मद गोरी ने दी थी। कुबाचा जो कि पंजाब का सूबेदार होता है, इल्तुतमिश के खिलाफ आता है और इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और सिंधु नदी में जाकर के कुबाचा अपनी जान दे देता है। इस प्रकार से अब इसका हम आगे एक और अभियान देखते हैं। एक देखते हैं तराइन का तरती युद्ध हुआ था। एल्दोज जो कि गजनी का शासक था, उसने भी सोचा कि जिस प्रकार मोहम्मद गोरी ने भारत पर पूरा शासनकाल गजनी से संभाला था, उसी प्रकार मैं भी गजनी से अपना साम्राज्य संभालूंगा। इस नीति से उसने आक्रमण किया था इल्तुतमिश पर, लेकिन तराइन के मैदान के अंदर एल्दोज को इल्तुतमिश ने हरा दिया था। और इसी प्रकार पंजाब का जो सूबेदार होता है कुबाचा, उसने भी यही सोचा था और इल्तुतमिश ने इसको भी हरा देता है और कुबाचा सिंधु नदी में अपनी जान दे देता है। अब आगे देखो उसके बाद होता क्या? एक मंगोल, उसमें मंगोलों का बहुत भारी आक्रमण होता था। उसमें बहुत शक्तिशाली थे मंगोल। मंगोल कहाँ पड़ता है कि पूर्वी भारत में चाइना के ऊपर एक देश है मंगोलिया, वहां के शासक थे मंगोल। इतने खतरनाक शासक थे कि पूछो मत, सिक्का चलता था उनका उसमें पूरे वर्ल्ड में। इतने खतरनाक शासक थे मंगोल। इन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया था। इन्होंने आक्रमण, हालांकि इल्तुतमिश पे कोई आक्रमण नहीं किया था। मंगोलों ने इल्तुतमिश पर आक्रमण नहीं किया था। मंगोलों ने आक्रमण किया था जम्मू कश्मीर पे भाई जब, और उसमें जो मंगोल शासक थे उनकी एक टुकड़ी आई थी, जम्मू कश्मीर पे आक्रमण किया था और उस टुकड़ी के अंदर जम्मू कश्मीर हार गया था। जम्मू कश्मीर जो शासक था वो हार गया था। और जब इस बात का पता चला, और उस समय जो वंश है वहां का शासक होता है चंगेज खान। नाम तो शायद काफी बार सुना होगा आपने, चंगेज खान जो मंगोलिया का शासक था, बहुत पराक्रमी शासक था। इसने इल्तुतमिश से शर्त रखी थी कि यदि तुमने जम्मू कश्मीर के शासक की सहायता की तो मैं तुम पे अटैक कर दूंगा। क्या शर्त रखी थी? यदि तुमने जम्मू कश्मीर की जो शासक है उसकी सहायता की तो मैं तुम पे अटैक कर दूंगा। तो इसलिए चंगेज खान से पहले इल्तुतमिश डरता था। उसने कहा भाई नहीं, मैं तो नहीं करूंगा इसकी सहायता। इसलिए ये वापस जम्मू कश्मीर से चंगेज खान चला गया था
और हम परीक्षा में क्या पढ़ते हैं कि चंगेज खान का भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल के अंदर हुआ था, क्योंकि शासनकाल तो इल्तुतमिश का अकाउंट होगा ना, जब दिल्ली के अंदर, क्योंकि जब पूरी सत्ता भी दिल्ली से चलती थी, तो इसलिए चंगेज खान ने आक्रमण किसके समय किया था, इल्तुतमिश के समय, मंगोलियों के शासक मंगोलों का आक्रमण सन 1221 ईस्वी के अंदर करते हैं। मंगोल इतने खतरनाक थे कि चाइना ने जो भी चीन की दीवार बनी हुई है, ये मंगोलिया और चाइना के बीच इसी चंगेज खान के बेस से चाइना ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। इतने खतरनाक थे मंगोल। अब आगे देखो इसके अलग अलग क्या क्या अभियान हुए थे। अब आगे देखो 1229 ईस्वी, 1229 ईस्वी के अंदर ये जाता है बगदाद। बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा से इन्होंने सुल्तान की उपाधि ली थी कि भाई हम अब किसी के गुलाम गुलाम नहीं है, हम क्या है, सुल्तान है, हम सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करेंगे, जो मेरी मनमर्जी होगी मैं करूंगा। इसीलिए 1229 के अंदर बगदाद में, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, इल्तुतमिश। वैसे तो मोहम्मद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था, मोहम्मद गजनवी था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सुल्तान की उपाधि धारण की थी, वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था, इल्तुतमिश था। और सुल्तान की उपाधि धारण करने का नियम क्या होता है कि अब जो भी मेरी संतानें होगी उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा वंश चलेगा। इस प्रकार से 1229 के अंदर बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था, इल्तुतमिश था। इससे पहले मोहम्मद गजनवी ने भी सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दूसरा कौन आता है, इल्तुतमिश आता है, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है यहां तक। अब आगे देखो जम्मू कश्मीर शासक उसका नाम जलाल खान था। अब आगे देखो 1236 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, किसी ने नहीं माना था। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या क्या पड़ा इल्तुतमिश के अंदर। 1210 से लेकर 1230 तक इसका शासनकाल था। कुतुब मीनार जो कि आदि बनी हुई थी उसका निर्माण करवाया था। अपने 40 जो तुर्क सरदारों थे उनको संगठित करके तुर्क चहलगाम का गठन किया था। और मंगोलिया आक्रमण था जिसने जम्मू कश्मीर के शासक जलाल खान पर आक्रमण किया था, जो कि इसी के समय हुआ था। इसलिए तुर्कों का जो मंगोलियों का आक्रमण हुआ था वो भी इसी के समय हुआ था। और तराइन का तृतीय युद्ध भी इसी के समय हुआ था। और चंगेज खान ने आक्रमण इसी के समय किया था। और खलीफा, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि की धारण इल्तुतमिश ने की थी। वो 1237 के अंदर इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। अब काम आएगा इसके कौन, जो इसका गुलाम था, नाम क्या है, बलबन। बहुत सबसे ज्यादा बलबन जो विश्वास करता था, बलबन पर करता था। तो उसने बलबन को अपने मृत्यु समय कहा था कि भाई मेरे 3 बेटे हैं और एक बेटी है रजिया, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी आगामी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे, तो इसलिए बलबन ने कहा चलो साहब ठीक है, जैसे आपकी इच्छा उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। अब इसके 3 बेटे हैं इल्तुतमिश के, उनका नाम क्या क्या है। हालांकि वो भी एक दिन के लिए भी शासनकाल संभाले, लेकिन शासनकाल संभालते, उनका नाम देखो। उसके बेटे थे, उनका नाम था, एक का नाम था फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक नहीं है, फिरोज शाह। 3 बेटे थे और एक बेटी थी, उसका नाम था रजिया। नाम है नसरुद्दीन महमूद शाह। इसके 3 बेटे थे, फिरोज शाह, नसरुद्दीन महमूद और बहराम शाह, और बेटी है रजिया। शासनकाल आता है केवल 1236 से लेकर 1240 तक। रजिया शासन संभालती है। गुलाम वंश के अंदर या पूरे भारत के इतिहास की उठा के देख लो, प्रथम जो मुस्लिम सत्ता या प्रथम महिला शासक थी वो रजिया सुल्तानी थी। अब देखो सुल्तान, रजिया सुल्तान, टाइम पीरियड है 1236 से लेकर 1240। प्रथम मुस्लिम शासक, प्रथम महिला
शासक। साथ किसका था? इसके बलबन का, क्योंकि इल्तुतमिश कह के गया था कि भाई जो मेरे बाद शासन संभालेगी वो मेरी बेटी रजिया ही संभालेगी। अब होता क्या है, रजिया भी बहुत कूटनीतिज्ञ थी। इसने भी अलग अलग, इसने एक तो सड़कों का निर्माण करवाया था, एक इसने सड़क के किनारे कुओं का निर्माण करवाया था। एक तो सड़क का निर्माण कराने वाले एक तो शासक, एक नंबर पर तो है ये रजिया सुल्तान, और उसके बाद 2 नंबर पर आता है जहांगीर। केवल 2 ही शासक थे जिन्होंने सड़क के पास कुओं का निर्माण करवाया था। ये 2 ही शासक जिन्होंने सड़क के पास कुओं का निर्माण करवाया था। अब मान लो अब शासक बन गई, ये तो ये नहीं कि भाई इसका विरोध करने शुरू हो गए थे। विरोध भी इसने अपनी गलती के दौरान विरोध किए थे। जब ये शुरू में से ही चल रही थी तो किसी ने विरोध नहीं किया था, शुरुआत के 1237-37 तक किसी ने विरोध नहीं किया था। लेकिन आगे जब इसने अपने लोगों के अगेंस्ट हो गई तो उसने लोगों ने विरोध करना शुरू किया गया था। विरोध के अंदर सबसे पहले नाम आता है तुर्क-ए-चहलगान, जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। इस तुर्क-ए-चहलगान के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। विरोध करने के पीछे कारण था, अब देखो भाई महिला शासक थी और इसी तुर्क-ए-चहलगान का एक आदमी था। तुर्क-ए-चहलगान का एक आदमी था जिसका नाम है अल्तुनिया। रजिया ने क्या किया था, अल्तुनिया पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी रजिया, तो इसने क्या किया था, अल्तुनिया को भटिंडा की सूबेदारी दे दी। भटिंडा की सूबेदारी, ठीक है। अल्तुनिया को भटिंडा की सूबेदारी दे दी, कोई बात नहीं, मैं भटिंडा की सूबेदारी दे दी। अल्तुनिया भटिंडा की सूबेदारी संभाल रहा था, लेकिन अल्तुनिया भी कूटनीतिज्ञ था। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा चाहता था रजिया सुल्तान को मार करके, और रजिया सुल्तान को पता था रजिया सुल्तान अल्तुनिया को मारना चाहती थी। और इसी प्रकार से तुर्क-ए-चहलगान के लोग भी रजिया के अगेंस्ट हो गए थे कि भाई जैसे कैसे करके, क्योंकि इसने एक तो पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। पर्दा मतलब बुर्का, जो मुसलमानों में होता है, बुर्का प्रथा। और ऐसे आने लगी दरबार के अंदर, हाथी भी बैठ के आती थी। एक इसकी ये भी खासियत, हाथी की सवारी करती थी। जब इन तुर्क-ए-चहलगान ने देखा कि भाई ये तो बुर्का प्रथा में आती है, हाथी की सवारी करती है, और हम इसे सलाम देंगे, ये तो कतई पॉसिबल नहीं है, तो इसने क्या किया था, तब इन लोगों ने, तुर्क-ए-चहलगान ने इनका विरोध करना शुरू किया था। अब देखो होता क्या है, जब अल्तुनिया को भटिंडा की सूबेदारी मिल जाती है तो कोई बात नहीं, सूबेदारी मिल जाती है। अब एक हरियाणा के अंदर जगह पड़ती है कैथल, वर्तमान हरियाणा, कैथल हरियाणा में होता क्या है, जो रजिया सुल्तान का एक भाई होता है बहराम शाह, रजिया सुल्तान का भाई होता है बहराम शाह। अल्तुनिया जो भटिंडा की सूबेदार होती है, और इसने क्या किया, रजिया भाई भटिंडा के अंदर उसने क्या बगावत शुरू कर दी थी। भटिंडा के अंदर अल्तुनिया ने बगावत शुरू कर दी थी, और इसे दबाने के लिए कौन आती है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भटिंडा के अंदर बगावत को दबाने के लिए आती है, और तो अल्तुनिया क्या करता है, रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के दौरान इसके सामने 2 शर्त रखता है, या तो मृत्युदंड या मुझसे शादी कर लो। अब रजिया भी कूटनीतिज्ञ थी, रजिया ने सोचा भाई जीत रहेंगे तो आगे और कुछ सोच लेंगे इसके बारे में, इससे अच्छा है क्यों ना शादी कर ली जाए। तो रजिया की शादी होती है भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से होती है। कब होती है, सन 1239 में। किसके साथ शादी होती है, अल्तुनिया जो कि भटिंडा का सूबेदार होता है उसके साथ रजिया सुल्तान की शादी होती है, जो तुर्क-ए-चहलगान का भी एक मेंबर आ करता था। अब होता क्या है, शादी हो गई, ये वापस आते हैं दोनों के दोनों कैथल के अंदर, कैथल हरियाणा के अंदर। इनका भाई बहराम शाह अल्तुनिया को भी मार देता है और रजिया सुल्तान को भी मार देता है। ठीक है, यहाँ तक देखो, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक, 1236 से 40 तक दिल्ली की गद्दी पर रहती है। प्रथम महिला शासक हिंदुस्तान के इतिहास की। उन्होंने सड़कें बनवाई थी, कुओं का निर्माण करवाया था, और उसके बाद जहांगीर शासक था जिसने सड़कों और कुओं का निर्माण करवाया था।
तुर्क के चहलगान के लोगों ने इसका विरोध किया। कारण क्या था? एक तो इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। पर्दा मतलब गुरखा प्रथा को त्याग दिया था। ये यूं ही आती थी दरबार के अंदर खुले में, एक या हाथी की सवारी करती थी और इन लोगों को कुछ नहीं समझती थी, इसलिए इसके अगेंस्ट हो गए थे। और जो अल्तूनिया, जो भटिंडा का सूबेदार दी थी, उसने भटिंडा के अंदर विद्रोह शुरू कर दिया था। इसको दबाने के लिए रजिया गई थी 1239 के अंदर। बैराम सैन को मार देता है कहाँ? केतल और हरियाणा के अंदर। यहाँ तक रजिया सुल्तान का शासनकाल चलता है। अब देखो रजिया ने और क्या क्या किया था। अब भाई बैराम शाह मार देता है, तो बैराम शाह 1240 से लेकर 42 तक शासनकाल संभालता है। और रजिया सुल्तान बलबन के भी अगेंस्ट हो जाती है। अब देखो कैथल के अंदर रजिया सुल्तान, कैथल हरियाणा में पड़ता है, और उस कैथल में बैराम शाह रजिया सुल्तान को मार देता है और बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, शासन करता है 1240 से लेकर 1242 तक। अब हालांकि बलबन जो कि इल्तुतमिश के शासन काल से था, वो सब देख रहा था पूरी गतिविधि। तो रजिया सुल्तान ने इल्तुतमिश की भी, हालांकि बलबन के साथ थी, रजिया साथ दे रहा था अच्छी तरह से, रजिया के साथ एकदम से चल रहा था। लेकिन बहराम शाह इसके अगेंस्ट हो जाता है बलबन के। तो बलबन क्या करता है? बहराम शाह को मरवा देता है। और अब क्या होता है? और दिल्ली की गद्दी खाली। अब आगे शासनकाल संभालता है इन्हीं का, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्हीं का बेटा अब शासन संभालता है नसरुद्दीन, जो इल्तुतमिश का बेटा, इल्तुतमिश का बेटा नसरुद्दीन शासनकाल संभालता है 1246 से लेकर 1266 तक शासनकाल संभालता है। इसका इतना लंबा शासनकाल चलने के पीछे क्या कारण था? क्योंकि इसका प्रधानमंत्री था बलबन। क्योंकि पूरा का पूरा काम जो चलता था बलबन के अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन सत्ता किसके हाथ में थी? नसरुद्दीन के हाथ में थी। जैसे तैसे करके 1266 तक बलबन प्रधानमंत्री बना रहा और इसकी शासन सत्ता आराम से चलती। नसरुद्दीन ने भी कोई निर्माण कार्य, कुछ खास काम नहीं करवाया था। शासन संभालता है बलबन 1266 से लेकर 1283 के अंदर। हालांकि बलबन के नाम से गद्दी पे नहीं बैठता है। बलबन गद्दी पे बैठता है गयासुद्दीन बलबन के नाम से। गयासुद्दीन बलबन के नाम से बलबन गद्दी पे बैठता है। उलेमा वर्ग क्या होता है? उलेमा वर्ग इस्लाम धर्म के जो तुर्क के चेलगानी थे, उसी का उलेमा वर्ग भी कह सकते हैं, जो कि इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उलेमा वर्ग ने क्या किया था? बलबन का विरोध करना शुरू कर दिया था कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि उनको सब पता था कि भाई किस हिसाब से चलना है। और बलबन ने अपने हिसाब से पूरा नियम कानून कार्य अपने हिसाब से चलना शुरू किया था। तो बलबन ने शासक मध्य सबसे पहले तो उलेमा वर्ग को खत्म किया था, जिसने भी उनके रीति रिवाज थे उलेमा वर्ग को खत्म किया था। और एक किस्म बनता है लोह व रक्त की नीति बलबन की, लोह व रक्त की नीति अपनाई थी। किन के खिलाफ? जो मंगोल थे, मंगोल के खिलाफ लोह व रक्त की नीति अपनाई थी। किन्होंने? बलबन ने। और एक इसने दुर्ग नीति अपनाई थी। दुर्ग नीति का मतलब होता है कि जितनी दूर तक इसकी सीमा है, जितनी दूर तक इसके साम्राज्य की सीमा है, उस दूर तक
किलों का निर्माण करवा दिया जाए, किले या दुर्ग का निर्माण करवा दिया जाए, और उसके अंदर सैनिक हो, ताकि मान लो मंगोल का आक्रमण हो तो वही सैनिक उन्हीं को वहीं पर रोक ले और यहाँ दिल्ली पर उसका कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़े। इसलिए दुर्ग नीति अपनाई थी, लोहे व रक्त की नीति अपनाई थी और उलीमा वर्ग को खत्म किया ताकि इसने बलबन ने 1266 से 27 तक इसका शासनकाल है। बाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था और गयासुद्दीन बलबन के नाम से सन 1266 ईस्वी के अंदर दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। ठीक है, और एक इसने उलीमा वर्ग को तो खत्म कर दिया और इसने दो नीतियां चलाई थी। क्या किया था कि भाई मान लो मैं जब भी आऊं दरबार के अंदर तो एक तो आप मुझे सलाम करोगे, ठीक है, और एक आप पेट के बल आकर के मेरे पेट चूमोगे। इसका विरोध किया था उलेमा वर्ग ने, क्योंकि उलेमा वर्ग को खत्म करना चाहता था इसलिए इसने दो नीतियां चलाई थी कि एक तो जब भी आप मेरे पास आओगे तो पेट को रगड़ते हुए और मेरे चरणों को आते चूमना पड़ेगा। ये उलेमा वर्ग के लिए उनके उसूलों के खिलाफ था। लोहा विरक्त की नीति अपनाई थी मंगोलों के खिलाफ, और इस मंगोलों के खिलाफ इसने दुर्ग नीति अपनाई थी। दुर्ग नीति का मतलब जहां तक इसका साम्राज्य था वहां तक इसने किलों का निर्माण करवा दिया था, वहां सैनिक थे ताकि जब भी मान लो मंगोलों का आक्रमण हो तो वे वहीं पर रोक ले। मुक्तेश्वर मस्जिद का निर्माण करवाया था, गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद का निर्माण बलबन ने करवाया था। और स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था। किसने बताया था? बलबन ने। गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद का निर्माण करवाया था और स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था। और इसने क्या करवाया था? एक हम कई बार नाम सुनते हैं अमीर खुसरो जो फारसी कवि थे। अमीर खुसरो फारसी कवि, वो इसी बलबन के दरबार में थे। इसी बलबन के दरबार में कवि थे। अमीर खुसरो फारसी कवि थे जो कि बलबन के दरबार के अंदर थे। गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद का निर्माण करवाया था और स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था बलबन ने। ठीक है, इसी प्रकार 1287 के अंदर बलबन की मृत्यु हो जाती है और अब लास्ट शासक रहता है गुलाम वंश का 1288 से लेकर 1290 तक। उसका नाम है शमसुद्दीन कैमूर। क्या नाम है? शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर से लिखा आता है। ये लास्ट शासक था गुलाम वंश का। गुलाम वंश अंतिम शासक। ठीक है, यहां तक देखो। एक तो बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद का निर्माण करवाया था, स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था, और अमीर खुसरो जो कि एक फारसी कवि था वो बलबन के दरबार के अंदर थे। 1287 के अंदर बलबन की मृत्यु हो जाती है। फिर शासक बनता है एक शमसुद्दीन कैमूर 1288 से लेकर 90 तक, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था। यहाँ तक गुलाम वंश है 1206 से लेकर 1290 तक। इस प्रकार से भारत में गुलाम वंश की सत्ता चली थी। अब हम आगे बढ़ेंगे खिलजी वंश आगे की क्लास में।